नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पीएम मोदी 8 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीएम की प्रदेश में पहली रैली बस्तर में होने जा रही है। 8 अप्रैल को पीएम मोदी यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी रैली को लेकर पार्टी ने तैयारियां भी अब शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है, जिनका कांग्रेस के कवासी लखमा से मुकाबला है। बस्तर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनावी आगाज होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बस्तर से यह चुनावी आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर रहेंगे। रैली उनकी वहां पर होने वाली है, संबोधन होने वाला है बेहद ही खास, क्योंकि बस्तर से ही सत्ता की चाबी मिलती है। बस्तर में जीत जिसकी होती है वही छत्तीसगढ़ पर फतह हासिल करता है। और बस्तर पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का है। अब जो है शुरुआत बस्तर से ही होने जा रही है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है, राजनांदगांव से 384 लोग नामांकन करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरेंगे। भूपेश बघेल ने नियमों का हवाला दिया था। 384 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ये बड़ी बात भूपेश बघेल ने कही थी। और उसके बाद अब ये आपको बता दें, 384 लोग नामांकन भरेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरेंगे। राजनांदगांव का हम जिक्र कर रहे हैं। भूपेश बघेल भी मैदान में यहां से हैं और कहीं ना कहीं सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, राजनांदगांव से 384 लोग नामांकन भरने वाले हैं यहां से, और भूपेश बघेल ने भी इसका जिक्र किया था। आखिर किस तरह से देखें? बिल्कुल, देखिए 384 का जो आंकड़ा उस समय सुर्खियों में आया था जब भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राजनांदगांव में ये बयान दिया था कि यदि 384 से ज़्यादा जो है वो जो प्रत्याशी है वो हो जाते हैं तो उसके बाद में बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पड़ेगा। और इसको लेकर फिर उन्होंने कुछ नियमों का हवाला भी दिया था। हालांकि इसको लेकर फिर निर्वाचन आयोग से भी कई लोगों ने बात की थी और हमेशा अलग अलग तरह के बयान आए कि वाकई इससे अगर मान लीजिए 384 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होते हैं तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव होगा। भूपेश बघेल ने कहा था कि 384 से ज़्यादा अगर कैंडिडेट होते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा। अब कल नामांकन जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भरने वाले हैं और ये भी बात सामने आ रही है। कांग्रेस के सूत्रों से ये बात पता चली है और राजनांदगांव के जो सूत्र हैं वो उनसे ये पता चला है कि 384 जो निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो भी नामांकन भरेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पूरी कवायद इसलिए कि बैलेट पेपर से क्या चुनाव जो है वो कराया जा सके। अब देखना ये है कि अगर वाकई में 384 जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन भरते हैं तो क्या फिर ऐसे में नियमों में बदलाव किया जा सकता है और ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। और जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम में जो है वो गड़बड़ी की जाती है और ईवीएम अगर हटा दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो ऐसे में नतीजे जो है वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे, बीजेपी के पक्ष में तो नहीं होंगे नतीजे, चाहे जो भी हो, ऐसा कांग्रेस कहती आई है। तो अब देखना ये होगा कि अगर वाकई इतने सारे प्रत्याशी भरते हैं, निर्दलीय मैदान में उतरते हैं और उसके साथ ही बाकी बीजेपी, कांग्रेस और बसपा और आप अदर लोग जो भरेंगे तो क्या ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो जब राजनांदगांव से ये बात आई थी कि भूपेश बघेल जो है वो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से वैसे भी राजनांदगांव की सीट जो है चूंकि पहले से हाई प्रोफाइल सीट रही है लेकिन और हाई प्रोफाइल हो चुकी थी और अब ऐसे में जब इस तरह से आ रहा है कि इतने सारे लोग नामांकन भर सकते हैं तो जाहिर तौर पर ये सीट जो है वो बहुत ज़्यादा खास हो गई इस लोकसभा चुनाव में। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल ममता जानकारी को साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे देते कि कांग्रेस ने वॉर रूम जो हैं बनाए हैं, प्रभारी बनाए हैं। सभी 11 सीटों के लिए ये प्रभारी बनाए गए हैं। अनूप मेहता को सरगुजा की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण गुप्ता रायगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। जांजगीर पर अरुण तिवारी रहेंगे। कोरबा में हरीश परसाई, बिलासपुर सुबोध हरितवाल, वहीं राजनांदगांव में जितेंद्र मुदलियार को बनाया गया है प्रभारी।
लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में पोस्टर की सियासत जारी है। बीजेपी पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और इस बार बीजेपी ने पोस्टर से बस्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर तंज कसा। पोस्टर में कवासी लखमा को बलि का बकरा बताया गया। तो वहीं इस पोस्टर वॉर पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने पोस्टर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। प्रथम चरण के चुनाव में बस्तर पे मतदान होना है और बस्तर की जनता का विश्वास हमेशा से कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा है और बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का फोकस है और हर सीट को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अलग रणनीति बनाकर उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो या राजनांदगांव या रायपुर, सभी सीटों में लगभग कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत दर्ज होगी। ऐसे सारे क्षेत्र जहां विकास की गंगा भी पहुंच नहीं पाई है, उस क्षेत्र में विकास तेजी से पहुंचे और उस क्षेत्र के लोग आधुनिक भारत के कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए छत्तीसगढ़ की सारी सीटों के साथ साथ बस्तर की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण फोकस कर रही है और उसको जिताने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। और राजनांदगांव के कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस के पूर्व महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया ने भूपेश बघेल पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की। अरुण सिसोदिया का कहना है कि भूपेश बघेल ने स्लीपर सेल बोलकर कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। दिनों हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक पैसे के लेन देन के विषय को उठाया था, जिसकी जांच कराने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा हमारे को स्लीपर सेल कहकर जिन लोगों ने ऐसे मुद्दे उठाए या कार्यकर्ताओं की बातों को उठाई, उसे स्लीपर सेल कह के पुकारा, जो कि बहुत ही अपमानजनक करने वाला शब्द है, जो कि एक नक्सली और आतंकवादी गतिविधियों को संचालन करने वाले शहरी समूह को कहा जाता है। और जबकि ये पीड़ादायक मुझे इसलिए भी लगा कि जिस परिवार ने 1962 से लेकर आज तक सेना को अपना पूरा जीवन 3 पीढ़ियां खपा दी, ऐसे परिवार के व्यक्ति को ये स्लीपर सेल कह के संबोधित करते हैं, तो बहुत ही अपमानजनक महसूस होता है। समाज में और सब जगह डर का भी, भय का भी माहौल समझ में आता है और परिवार में भी इस तरह की बातें होने लगती है कि ऐसा हल्का, ऐसा छोटा शब्द एक पूर्व मुख्यमंत्री के मुख से शोभा नहीं देता। इसे लेकर मैंने आज चुनाव आयुक्त जो है छत्तीसगढ़ के नाम से एक पत्र लिखा है, जिसमें कि आदर्श आचार चुनाव संहिता के उल्लंघन का मैंने एक शिकायत दर्ज कराया है और मांग किया है कि इनके ऊपर इस पे वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता से चुनावी वादे किए हैं। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजू ने जानकारी दी। दीपक बैजू ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान, नारी और युवा न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। किसान न्याय और युवा न्याय में केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएगी। पहली नौकरी पक्की, प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपए माह में दिए जाएंगे, ये साल में दिए जाएंगे, और 8,500 रुपए प्रति माह। तो वहीं कांग्रेस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधा। बीजेपी के बी टीम वाले बयान को लेकर तीखा हमला उनके द्वारा बोला गया। सुनिए। मेरे पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। आज उनके कार्यकर्ता एक तरफ दावा करते हैं हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, दूसरी तरफ कोई कार्यकर्ता अपनी बात रखता है तो उसे बी टीम बोलते हैं, स्लीपर सेल बोलते हैं और ना जाने क्या क्या बोल के अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं। जिन कार्यकर्ताओं के बदौलत ये सब नेता बने हैं, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। धमतरी पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस में कोई नहीं रहना चाहता, इसीलिए कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस हिसाब से शराब की घोटालाबाजी किया, जिस प्रकार से शराब को बिना अलग अलग तरीके से बेचने का काम किया, हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि जो भी इससे आय आता है वो जनता के विषय को खर्च होता है, वो भूपेश या सोनिया और मनमोहन के दरबार में नहीं सजता है। और जहाँ तक इसके रेट है, वो राज्य जहाँ एक और
लाभकारी योजनाएं, महतारी बंधन जैसी योजनाएं हर घर तक पहुंच रही हैं। किसानों की आय को दोगुना करने का जो प्रयास हो रहा है, तो उसमें कई और चीज़ें भी जुड़ती हैं, क्योंकि राजस्व हर राज्य का अगर बढ़ता है तो वो गरीब के हित में ही काम आता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में बिलासपुर में 2000 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम अरुण साव और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक सभी को पार्टी में प्रवेश कराते नजर आए। आज जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी डूबती जहाज है, न कांग्रेस की विश्वसनीयता बची है, न कांग्रेस के पास नेतृत्व है, और इसलिए कांग्रेस तो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीरो में आउट होने वाली है। पेंड्रा में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के कई नेताओं ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस नेता ज्ञानेंद्र उपाध्याय और जीवन राठौर बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी सहित बड़ी संख्या में अन्य राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। यह बताता है कि अब देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कितनी लोकप्रियता है। 3 अप्रैल को महतारी वंदन की दूसरी किस्त जारी होगी। इसको लेकर सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसी बात की जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी। तैयारी पूरी हो चुकी है, बस 3 अप्रैल का इंतजार है। पुनः दूसरी बार सभी 17 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 रुपये से जाने वाला है और कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। 10 मार्च को जो उत्साह देखने को मिला था, बहुत जल्दी 3 अप्रैल को महिलाओं के खाते में फिर से 1000 रुपये जा रहा है, तो सब इंतजार है महिलाओं को, तो खुशी काफ़ी है।